प्रोमिसरी नोट, जिसे आम फहम में हम प्रोनोट भी कहते हैं, लेकिन ये असल लफ्ज़ प्रोमिसरी नोट है, जिसकी वसूली का तरीका क्या है, ये क्या दस्तावेज़ है, ये किस लिए हासिल किया जाता है और इसका मकसद क्या होता है, इसकी कानूनी हैसियत क्या है। बुनियादी तौर पर एक ऐसा दस्तावेज़ है जिसे आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। कानून की ज़ुबान में ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। जिस तरह चेक, हुंडी, बिल ऑफ एक्सचेंज और दीगर दस्तावेज़ जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के ज़ुमरे में आते हैं, प्रोमिसरी नोट भी एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। इसके लेने का मकसद यह है कि जो तहरीर होती है, वो जो तहरीर होती है कानूनी तौर पे वो मुख्तलिफ है, आल्दो कि हमारा जो कॉमन प्रैक्टिस में या जिस मकसद के लिए हम लेते हैं वो अनफॉर्चुनेटली थोड़ा डिफरेंट है। लेकिन जब प्रोमिसरी नोट दे दिया जाता है, उसके बाद जो प्रोमिसरी नोट देने वाला होता है उसको काफ़ी सारे मसाइल का सामना होता है। लेकिन आज हमारा फोकस जो है इसका कि ये है कि इसकी वसूली का तरीकाकार क्या है और किस तरीके से ये प्रोमिसरी नोट वसूल किया जाता है। इसके लिए अलग तौर पर ज़ाब्ता जो है वो बयान किया गया है। इसमें ज़ाब्ता दीवानी का ऑर्डर जो 37 है, जिसके 7 रूल हैं, इसमें इसका वसूली का प्रोसीजर बयान किया गया है। जिसका आल्दो के ज़ाब्ता दीवानी का जो ऑर्डर 37 है, इसका रूल 7 है, उसमें ये ज़रूर बयान है कि ये जो दावा होगा ये दूसरे आम ऑर्डिनरी दावा की तरह समाअत होगी। हालांकि इसमें स्ट्रिक्टो सेंसो इस तरह की समाअत नहीं होती। इसमें समरी प्रोसीजर है और इसका प्रोसीजर जो है वो दूसरे दाव से कदरे डिफरेंट है। प्रोमिसरी नोट है क्या? प्रोमिसरी नोट आमतौर पर तो हम मुख्तलिफ पंचायत में या झगड़ों में या रिश्तेदारियों में एक ज़मानत के तौर पर या गारंटी के तौर पर एक दूसरे से वसूल करते हैं कि जी फ़लाँ 10 लाख का प्रो नोट लिख के दे दे, जी 20 लाख का प्रो नोट लिख के दे दे। प्रोमिसरी नोट जो एक्चुअली होता है, तो उसका मकसद ये कतई नहीं होता कि किसी को पाबंद किया जाता है। इसकी जो तहरीर होती है वो मुख्तलिफ होती है। प्रोमिसरी नोट कभी भी किसी को गैर ज़रूरी तौर पर लिख के नहीं देना चाहिए। 99% इवन के 99% एज फार एज माई प्रैक्टिस इज़ कंसर्न एंड आई हैव माई ओन नॉलेज, 99% जो है ये प्रोमिसरी नोट का जो असल मकसद है उससे हट कर ये प्रोमिसरी नोट जारी किया जाता है। प्रोमिसरी नोट जो होता है उसका मकसद क्या होता है कानूनी तौर पे जो है प्रोमिसरी नोट है क्या? ये कैसी दस्तावेज़ है कि फॉर एग्जांपल ए ने बी को 50 लाख रुपए दिए हैं, उधार के तौर पे दिए हैं, और वो उससे जो देता है, जो उसकी तहरीर अमल में लाई जाती है, उसको प्रोमिसरी नोट कहते हैं कि जी आज मैंने इसको 50 लाख रुपए उधार दिए हैं और फ़लाँ तारीख को ये मुझे ये उधार और इसके साथ इतना सूद जो है या इंटरेस्ट जो या मोर मार्क आप जो भी इसको कह लें, यह मुझे वापस करेगा और फ़लाँ तारीख को ये वापस करेगा। इसके 2 हिस्से होते हैं। जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो प्रोमिसरी नोट होता है, जबकि नीचे वाला जो हिस्सा होता है ये रसीद होती है। दोनों में एक ही तहरीर होती है कि आज जो इसकी कंटेंट्स होते हैं, जो तहरीर होती है प्रोमिसरी नोट की, वो ये होती है कि आज फ़लाँ शख्स ने मैंने इस शख्स से इतने पैसे उधार लिए हैं और फ़लाँ तारीख को मैं इसको वापस कर दूंगा। अगर तारीख मेंशन नहीं होती, ज़्यादातर तारीख खाली छोड़ दी जाती है, तो बाद में जो लेने वाला आता है वो जो खुद ही उसको जो है वो फिलअप कर लेता है और अपनी मकसद से, या फिर वहाँ पर इन तलब लिख दिया जाता है, तो जब चाहे वो उसको अदालत में ले जाकर उसकी जो है वसूली कर सकता है। इसी तरह चेक जो है, चेक अगर आप किसी को देती हैं और चेक कैश नहीं होता, आपके अकाउंट में पैसे नहीं है या किसी वजह से चेक कैश नहीं होता, डिसऑनर हो जाता है, तो उसकी अलग तौर पे एफआईआर तो होती है, उसमें उसको मुकदमे का भी सामना करना पड़ता है, उस पर पर्चा भी कटता है, एफआईआर होती है उसकी, उस पर वो मुकदमा जो है फौजदारी मुकदमे का उसको सामना करना पड़ता है। लेकिन उस फौजदारी मुकदमे में भी उसको पैसे तो वसूल नहीं होते, गो के वो जेल में भी रहे, उसको सज़ा भी हो जाए, वो पूरी सज़ा दे, एक बंदे को 5 करोड़ रुपया उसने देना है, उसका वो चेक उसको दे देता है, लेकिन उसको 3 साल या 4 साल या 2 साल सज़ा वो भुगत लेता है, तो उसके पैसे तो वसूल नहीं होंगे। तो उसके पैसों की वसूली के लिए अलग तौर पर जो ज़ाब्ता बयान किया गया है वो ज़ाब्ता दीवानी में ऑर्डर 37 में ज़ाब्ता बयान किया गया है। इसका नॉर्मल ट्रायल जो दीवानी के ट्रायल दिला पाने के दावाजात होते हैं उस तरह नहीं होता। ये तमाम जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है इनका समरी ट्रायल होता है। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में हुंडी, चेक, प्रोमिसरी नोट और जो बिल ऑफ एक्सचेंज है, ये चीज़ें जो है वो इसमें ज़ाब्ता दीवानी का जो ऑर्डर 37 इसमें समरी ट्रायल में आती हैं।
तो प्रोमिसरी नोट जो है वो कतई तौर पे कोई गारंटी नहीं होती, कोई तहरीर नहीं होती, ये सिर्फ एक ही तहरीर होती है कि जी आज इस शख्स ने को से मैंने जो है इतने पैसे उधार ले लिए हैं। इसका कोई किसी फैसले से, पंचायत से या किसी भी चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं होता। तो इसलिए इंतहाई एहतियात के साथ जो है देना होता है। जब बंदा जो प्रोमिसरी नोट दे देता है तो उसके बाद उसको काफ़ी सारे मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन आज हमारा मकसद इस मसाइल को डिस्कस नहीं करना बल्कि इसका प्रोसीजर डिस्कस करना है। प्रोसीजर इसका ये है कि दूसरी जो नॉर्मल ऑर्डिनरी दावाजात होते हैं उससे कदर इसका डिफरेंट प्रोसीजर होता है। इसमें होता क्या है, इसमें आप सिविल कोर्ट में नहीं जाते, सिविल जज की अदालत में आप दायर नहीं करते ये दावा डायरेक्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दायर होता है। जिस तरह अगर आप तहसील लेवल पे आप ये दावा दायर कर लें तो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज साहब, अगर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे दायर कर रहे हैं तो डिस्ट्रिक्ट जज साहब के पास ये दायर होगा। ये सीनियर सिविल जज या सिविल जज के पास दावा दायर नहीं होगा। जो डायरेक्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट जज साहब के पास ये दावा दायर होगा। इसमें प्रोसीजर क्या होगा, इसमें आप दावा दायर करेंगे, दावे के साथ एक ऑर्डर 37 का समन नोटिस लगेगा, जो उसमें उसके साथ दावे की कॉपी लगेगी और जो भी आप मतलूबा जो भी आपकी दस्तावेज़ हैं साथ आपने मुंसलिक की हैं वो भी उसी समन के साथ लगेगी और वो समन जो है दावे के साथ ही जारी हो जाएगा। होगा क्या कि आज आपने 2 तारीख को फॉर एग्ज़ाम्पल आपने वो दावा जो है दायर किया है तो उसकी तारीख पड़ जाती है इसी माह की 26 या 27 तारीख पड़ जाती है, लेकिन नोटिस सर्व हो जाता है 5 या 6 तारीख को, लेकिन दावे की तारीख 25 या 26 है। तो जो बंदे को 5 तारीख को वो नोटिस मौसूल हो जाता है, वो नोटिस मौसूली की जो है वो सिग्नेचर कर देता है कि जी मैंने आज इतला मुझे मौसूल हो गई है। तो जब इतला मौसूल हो जाएगी उस शख्स को, उस दिन से उसके जो है वो टाइम शुरू हो जाएगा, उसका 10 दिन शुरू हो जाएंगे। गो कि 5 तारीख को उसको नोटिस मौसूल हुआ है, दावे की तारीख अभी 25 है, 20 दिन पड़े हैं, लेकिन उसको 20 दिन का इंतज़ार नहीं करना, उसको 10 दिन के अंदर अंदर उस कोर्ट में आना है जिस कोर्ट में वो दावा दायर शुदा है, और जिस कोर्ट का वो समन है उस कोर्ट में आएगा, अपना काउंसल करेगा और काउंसल के ज़रिए जो है उसको जो है दावे का जवाब दावा नहीं बल्कि उसके डिफेंड करने के लिए एक दरख्वास्त गुजारेगा जिसे लीव टू कंटेस्ट जो है वो दरख्वास्त कहेगी, वो एप्लीकेशन टू लीव टू कंटेस्ट होगी। उसमें अपना तमाम वो मौक़िफ़ बयान करेगा, उसमें उसके जो पास जो दस्तावेज़ात हैं जो भी उसका डिफेंस में मौक़िफ़ है वो तमाम उस दरख्वास्त में लिखेगा, साथ उसमें एफिडेविट लगाएगा और एफिडेविट और दरख्वास्त की ज़िम्मेदारियात में अपना तमाम तर मौक़िफ़ जो एक जवाब दावा में भी बयान किया जा सकता है वो लिखेगा और उस दरख्वास्त में जो है वो ये अपना तमाम डिफेंस बयान करेगा। अब वो दरख्वास्त उस फाइल का हिस्सा बन जाएगी। जो नेक्स्ट डेट जो भी उस केस की फ़िक्स होगी उस केस की उस मुतल्लिका तारीख पे वो फाइल के साथ लगी होगी और उसके बाद ऑनवर्ड सबसे पहले उस लीव टू कंटेस्ट एप्लीकेशन जो डिफेंडेंट ने जो मुद्दा लेने गुजारी है उसका फ़ैसला होगा कि क्या ये उसके पास ऐसे जवाज़ मौजूद हैं, उसने ये जो चेक दिया है या ये प्रोमिसरी नोट दिया है ये इस मकसद के लिए नहीं दिया जिस मकसद के लिए ये दावा दायर हुआ है, जो दावा के ज़िम्मेदार हैं इससे डिफरेंट है, या इसको क्या है डिफेंड करने के कोई ग्राउंड्स इसके पास रीज़नेबल ग्राउंड्स हैं कि ये दावा डिफेंड कर सकता है, तो फिर जो है उसको वो लीव टू कंटेस्ट जो है वो ग्रांट कर दी जाती है। ज़्यादातर वही लीव टू जो कंटेस्ट होती है उसी को जवाब दावा कंसीडर कर लिया जाता है या फिर अलग तौर पे जवाब दावा दाखिल करने का हुक्म भी दिया जा सकता है कि आप जवाब दावा दाखिल कर लें। इसमें और थोड़ी जो डिफरेंट बात होती है वो ये कि फॉर एग्जांपल आपका प्रोमिसरी नोट या चेक जो है वो आपका 25 लाख रुपए का, आपने 25 लाख का दावा किया है, आप इसमें 25 लाख के अलावा इंटरेस्ट का भी क्लेम कर सकते हैं, लेकिन आपका 25 लाख का प्रोमिसरी नोट है और आपने 25 लाख का दावा किया है, उसके लीव टू कंटेस्ट उसको मुकदमा लड़ने की इजाज़त मिल जाती है कोर्ट के साथ, तो कोर्ट उसको इस बात की जो है वो हुक्म देगी, डायरेक्शन देगी कि आप जो है आप दावा तो कंटेस्ट करें, लेकिन जो आपके खिलाफ 25 लाख का क्लेम है इस क्लेम की बाबत कोर्ट में जो है एक सिक्योरिटी भी सबमिट करें 25 लाख की। फ़र्द जो है वो मनकूला या गैर मनकूला जायदाद की जो है वो सबमिट करें, गैर मनकूला जायदाद की सबमिट जो है वो सिक्योरिटी की जाती है, उसके लिए उसको एग्जामिन का इंतज़ाम करना पड़ता है और लोकल श्योरिटी जो है वो अपनी सिक्योरिटी जो है वो उस इक्वल जो अमाउंट है जो क्लेम्ड अमाउंट है जो प्लेंटिफ ने क्लेम कर रखी है उसके इक्वल जो अमाउंट है उसकी फ़र्द जो है वो कोर्ट में जमा कराई जाती है, ताकि कल को इसमें मज़ीद जो है चूँकि एक समरी ट्रायल है तो इसमें जल्दी से जल्दी जो है इसका
फैसला हो सके। तो उसके बाद क्या होता है जी, उसके बाद इश्यूज फ्रेम होते हैं। इश्यूज फ्रेम जो नॉर्मल दावे के बाद इशू फ्रेम विद इन 7 डेज आपको लिस्ट ऑफ विटनेस सबमिट करनी होती है। उसके बाद प्लेंटिव की एविडेंस होती है। प्लेंटिव की एविडेंस होने के बाद जो है वो अपनी क्लोज करता है, दस्तावेजी शहादत क्लोज करता है। फिर डिफेंडेंट की शहादत होती है। फिर तहदीदी शहादत अगर किसी फरीक के पास है तो वो पेश हो जाती है, एडिशनल एविडेंस। और ये तमाम मराहल होने के बाद जो है इसका फैसला किया जाता है। तो एज सुन एज पॉसिबल इसकी एग्जीक्यूशन जो है वो भी फाइल की जाती है। तो किसी भी तौर पे जो है गैर ज़रूरी तौर पे कभी भी किसी फैसले में या किसी भी चीज़ में प्रोमिसरी नोट आप नहीं देंगे। अगर आप ऐसा कुछ देंगे तो आपको बहुत ही जो है वो कानूनी और तौर पर पेचीदगियों का और मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। दिस इज़ अ प्रोसीजर टू रिकवर द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अंडर ऑर्डर 37। थैंक यू।